हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है, आप कहीं से भी इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की कि साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। अब ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिसने साउथ एशियन दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं। अब ऐसे खिलाड़ी बने हैं अनिया मिथुन। अनिया मिथुन जो है वे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनके बारे में बात करते हैं पूरी तरह से। जैसे कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन 31 मार्च को हुआ था। कहां पर हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो यहां से आपके दो प्रश्न और भी तैयार हुए कि साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ, तो ये नेपाल में हुआ था। कब हुआ? 31 मार्च को हुआ। उसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो अनियान मिथुन है वे कराटे में ब्लैक बेल्ट है, और दूसरी बात यह है कि वे किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रीय चैंपियन जो कि किक बॉक्सिंग में है और कराटे में वो ब्लैक बेल्ट है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद बात करते हैं कि उनके कोच का नाम, क्योंकि उनके कोच का नाम भी पूछा जा सकता है। तो उनके कोच का जो नाम है वो नाम है कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू जो है वे उनके कोच का नाम है। तो इस प्रकार से हमने इस पहले प्रश्न से ही अनेक प्रश्नों को पढ़ लिया है। चार पांच प्रश्न इस एक प्रश्न के साथ साथ ही हमारे तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब एक जानकारी और भी है कि अब हमने ज्ञानकोश ऐप बनवा दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्ञानकोश ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी बहुत से नोट्स पीडीएफ मिलते रहे। तो आज के लिए इसमें इतनी जानकारी और भी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? तो प्रश्न नंबर 2 है कि फास्टैग जारी करने के लिए किसने साझेदारी की है। कौन कौन से ऐसे हुए जिन्होंने फास्टैग बनाने के लिए, जारी करने के लिए साझेदारी करी है आपस में। तो अब आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे, आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही रहेगा। तो अब फोन पे और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने मिलकर के फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करी है। तो ये यहां से इस प्रश्न से जानकारी मिली। उसके बाद देखिएगा कि अगर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में 2-3 प्रश्न पढ़ सकते हैं हम। जैसे कि बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है, तो मुंबई में है। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन क्या है, तो आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। और फोन पे के साथ साझेदारी हुई है, तो फोन पे के सीईओ कौन है यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो समीर निगम। दूसरी बात यह कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इस प्रकार से मैंने यहां से भी आपको पूरी जानकारी प्रदान की है। अगला प्रश्न कि किस राज्य में अवैध खनन की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना करने की घोषणा करी है। तो अब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो अवैध खनन होती है, इसमें इसकी जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की घोषणा करी है। तो अब ऐसा राज्य जो बना है वो है पंजाब। पंजाब राज्य में इसकी घोषणा करी गई है और पंजाब राज्य में पंजाब सरकार के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। देखिएगा, अब पंजाब में करी गई है तो पंजाब के बारे में बात करते हैं कि पंजाब की राजधानी कहां पे है, चंडीगढ़ में है। लेकिन एक बात और भी कि पंजाब की राजधानी नहीं है चंडीगढ़, बल्कि हरियाणा की राजधानी जो है वो भी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद पंजाब में जिले कितने हैं? 22। पंजाब में राजभाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य अलग हुए थे और उसी दिन इन दोनों का निर्माण हुआ था। बात कर लेते हैं पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अमरिंदर सिंह जो है वे पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत बिल पे लिमिटेड के गठन की घोषणा किसके द्वारा करी गई है। तो देखिएगा कि नया बिल पे लिमिटेड घोषणा करी गई है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने समझना है कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा अब भारत बिल पे लिमिटेड के गठन की घोषणा करी गई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं
कि ये नई इकाई जो है ये 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो चुकी है। यहां से एनपीसीआई के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है, गठन किया गया है। तो एनपीसीआई के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो दिलीप अश्बे जो हैं वे अब एनपीसीआई के वर्तमान में एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपके सामने मैंने रखी है। उसके बाद अगला प्रश्न कि ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ओएनजीसी जो है इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने पढ़ना है कि सुभाष कुमार जो है वे ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर बात करी जाए उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो 31 मार्च को शशि शंकर जो है वे रिटायर हुए हैं, जिनके पश्चात अब सुभाष कुमार जो है वे ओएनजीसी के नए सीएमडी बन गए हैं। बात कर लेते हैं कि वे 1985 में पहली बार वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुए थे और अब इसके सीएमडी भी बन गए हैं। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा ओएनजीसी के बारे में सबसे पहले फुल फॉर्म। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 में। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है वसंत कुंज नई दिल्ली में। वसंत कुंज नई दिल्ली में ओएनजीसी का मुख्यालय। और मैं आपको सीएमडी अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के बारे में बता चुका हूं, वे बने हैं सुभाष। तो यहां से हमने ये जानकारियां पढ़ ली है। सुभाष कुमार इसके सीएमडी बन गए हैं। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए? आज का प्रश्न है कि क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। जिस प्रकार से आप डेली कमेंट करते हैं ऐसे ही आपने कमेंट करके बताना है। और एक छोटी सी जानकारी और भी है कि अब हमारी नई पुस्तक आ चुकी है। पूरी जानकारियां मैं पुस्तक के बारे में बता चुका हूं आपको हर प्रकार से, जैसे कि इसमें फरवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। आप लोग इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल रखा है, आप लोग वहां से भी कमेंट में कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो कल का प्रश्न क्या है कि डल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है और ये डल झील कहां पर स्थित है? तो आप सभी का जवाब एकदम सटीक आया कि ये जो डल झील है ये श्रीनगर में है। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 6 कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत का, देखिएगा बात मैं कर रहा हूं कि तैरता हुआ यानी कि समुद्र या नदी के ऊपर ये बनाया गया है। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। और तेलंगाना राज्य के बारे में भी अगर हम पढ़ना चाहें तो ये तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में स्थित इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से और आगे इसके बारे में जानकारियां पढ़ते हैं। अब देखिएगा इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। इसकी लागत कितनी आएगी? तो लागत लगभग 423 करोड़ रुपए आएगी। और इस परियोजना में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल लगे होंगे। ठीक है। उसके बाद एक बात और भी है कि ये सबसे बड़ा तैरता हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे बताया था मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर इसे स्थापित किया गया था। और इसकी क्षमता जो है वो 600 मेगावाट है। तो अगर बात करी जाए कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ तेलंगाना में है और दुनिया का सबसे बड़ा कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो तैरता हुआ और वैसे आप लोगों ने इसमें अंतर समझना है। इसके बाद देखिएगा तेलंगाना में शुरू हुआ है। तो तेलंगाना के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो तेलंगाना की राजधानी कहां पे है? हैदराबाद। जिले कितने हैं? 33। राजभाषा कौन सी है? तेलुगु और उर्दू। गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। और इसके राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जो कि 2019 से हैं। और के चंद्रशेखर राव जो है वे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो है वो मैंने आपको सामने यहां से रख दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023 पुरुषों के मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर होगा? मुक्केबाजी नहीं है बल्कि मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये देखिएगा ऑप्शन डी में लिखा है ताशकंद।
ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जहां पर 2023 में पुरुषों के मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि इस प्रतियोगिता के जो 22वां संस्करण अब आयोजित होगा। अब 22वें संस्करण में पहली बार उज्बेकिस्तान इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों के सामने। लेकिन अब ये विश्व मुक्केबाजी के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि AIBA इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है, तो उमर क्रेमलेव। स्थापना कब हुई थी, 29-30 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वे है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जो है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी है, उन्हें अब 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कलिंग रत्न पुरस्कार जो है ये सरला साहित्य संसद द्वारा स्थापित किया जाने वाला पुरस्कार है और इसके तहत मां सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति दी जाती है और एक तांबे की पट्टी भी दी जाती है। ठीक है, भी प्रदान की जाती है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 कि जम्मू कश्मीर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत जो है वो जीएसटी वृद्धि दर्ज करी गई थी। तो जीएसटी 2020-21 की बात करें तो जीएसटी 2020-21 में जो दर्ज करी गई है वो करी गई है 2.94% की कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि के बारे में बात करी है। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि कुल कितने करोड़ रुपए हुए, तो कुल हुए 4890.35 करोड़ रुपए कुल आए और जो कि 2.94% की वृद्धि हुई है। उसमें बात करते हैं 2019-20 में कितने आए थे, तो 4750.60 करोड़ रुपए 2000 पिछले वित्त वर्ष में आए और अब की बार 2.94% की इसमें वृद्धि करी गई है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम आवंटित करने की जो घोषणा है ये किसके द्वारा करी गई है। तो इसको आवंटित करने की जो घोषणा है ये किसके द्वारा करी गई है, ये भारत सरकार के द्वारा करी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा। और ये जो होगा ये 14 अंकों का नंबर होगा और जमीन के कोने के भू निर्देशांक के आधार पर इसे जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से जानकारी हमने आज की वीडियो में पढ़ी है। उम्मीद है आपको करंट अफेयर पसंद आ रही होगी और पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ में ज्ञानकोश ऐप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का धन्यवाद।